हेलो स्टूडेंट, मैं एमएसआर और आप सभी को फिर से एक बार एमएसआर स्टडी सेंटर में स्वागत है। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट का पहला सेट जो साइंस सब्जेक्ट का है टर्मिनल 2 के लिए, उसका 1 से लेकर 14 तक यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट कर चुके हैं पूरा सोल्यूशन। आज इस वीडियो में हम लोग सेक्शन सी को लेकर आए हैं, जिसमें आपको 15 से लेकर 19 तक क्वेश्चन का हल करेंगे, जानेंगे किस प्रकार आंसर होगा, थोड़ा सा व्याख्या भी करेंगे, डिस्कस करेंगे और आंसर का सॉल्यूशन के लिए आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा जो हम देते रहेंगे बीच बीच में। आइए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सेक्शन सी, इसमें पहला क्वेश्चन है जो 15 नंबर क्वेश्चन है, श्रेणीक्रम संयोजन को परिभाषित करें। यानी आपको डेफिनेशन लिखना है श्रेणीक्रम संयोजन का। फिर क्या कहा गया है कि एक विद्युत परिपथ है, हम लोग विद्युत परिपथ के बारे में जानते हैं, में 3 प्रतिरोधक R1, R2, R3 इस प्रकार देगा, जिनके प्रतिरोधक क्रमशः R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किन क्रम में? 2 क्रम में होता है, वर्ष क्रम में और श्रेणी क्रम में। वर्ष क्रम को समांतर क्रम भी कहा जाता है। तो यहाँ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। पहले तो श्रेणी क्रम संयोजन का परिभाषा को इस प्रकार लिख लेंगे, जो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोध में समान धारा बहती है, मतलब R1 हो, R2 हो, R3 हो, कोई भी प्रतिरोध हो, उसमें एक समान धारा बहती है। इस प्रकार का संयोजन को क्या कहा जाता है? श्रेणीक्रम संयोजन कहा जाता है। श्रेणीक्रम संयोजन को अगर जोड़ा जाता है तो 3 प्रतिरोध, यहाँ R1 इस प्रकार लिखा जाता है, R2 आपको नोट दिया जाएगा, अब मेरा कॉपी में लिखा हुआ है वो आपको स्क्रीनशॉट दे दिया जाएगा। सिर्फ यहाँ समझने के लिए, उतना अच्छे से अभी नहीं खींच रहे हैं, आपको नोट दिया जाएगा, उसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें सिर्फ समझते हैं। तो ये R1, R2, R3 3 क्या है? रेजिस्टेंस है। इसमें आप एमीटर लगा सकते हैं, एक एमीटर लगा दीजिए। फिर इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे? बैटरी देंगे। तो इस प्रकार बैटरी खींचेंगे, इसमें हम एक कुंजी को दे सकते हैं। तो इस प्रकार का जो संयोजन है कि ये जो बैटरी है ये हम लोग समझ गए हैं। तो इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये हुआ एक श्रेणीक्रम संयोजन कि R1, R2 और R3 3 प्रतिरोध है। हम लोग जानते हैं कि ओम के नियम से क्या V बराबर IR है, तब हम कह सकते हैं कि V1 बराबर IR1 इस प्रकार लिख सकते हैं। V2 के लिए लिख सकते हैं बराबर IR2 और V3 के लिए लिख सकते हैं IR3। इस प्रकार आराम से लिख सकते हैं क्योंकि V बराबर IR ये ओम का फॉर्मूला है। अब हम इस पर क्या कर देंगे? सभी को समीकरण का नंबर दे देते हैं कि ये 4 हमें क्या मिला? समीकरण मिला। अब हमें जानते हैं चूंकि कुल विभवांतर जो होता है, ये लिखना है कि कुल विभवांतर जो होता है यहाँ क्या हुआ? V है और V बना V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हमें क्या करना है? क्योंकि V बराबर IR, तो इस V के जगह हम क्या लिख सकते हैं? IR लिख सकते हैं। V1 के जगह हम लिखेंगे IR1 और V2 के जगह लिखेंगे IR2 और V3 के लिख देंगे IR3। इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ IR रहने दीजिए, यहाँ कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लीजिएगा? I कॉमन ले लीजिए, तो मिल गया R1 प्लस R2 प्लस R3, ये रह गया। अब इस I कट गया तो मिला R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यही है रेजिस्टेंस, टोटल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध, जो भी कहिए यही होता है। तो इस प्रकार हम लोग आसानी से पहले श्रेणीक्रम संयोजन किसे कहते हैं इस प्रकार एक फोटो दे सकते हैं। इस प्रकार एक व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं और कुछ लिखना होता है तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आराम से ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में आते हैं कि दिए गए परिपथ आरेख में एक परिपथ दिया गया है जो समांतर क्रम में है। हम लोग अभी बताए हैं कि R1 और R2 और R3 अगर इस प्रकार दिया हुआ है और सभी का जो सिरा है वो एक साथ मोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार का जो संयोजन होगा इसे कहा जाता है समांतर क्रम संयोजन। तो इस प्रकार एक संयोजन दिया गया है और इसे कहा गया है कि 12 वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है। मैथ को समझिए थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या है? परिपथ हो R1, R2 और R3 का मान क्रमशः 5 ओम, 10 ओम और 3 ओम दिया गया है। अब इसका ओम जो दिया गया है ये 5 ओम दिया गया है। ओम क्या है? ये है प्रतिरोध का मात्रक। और इसका दिया गया है 10 ओम और इसका दिया गया है 30 ओम। ये 3 जो रेजिस्टेंस है इसका समांतर क्रम में जोड़ा गया है और दिया गया है कि इन्हें 12 वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ा गया है। अब क्वेश्चन देखिए, 3 क्वेश्चन दिया गया, समझने का कोशिश कीजिएगा आराम से। ये नंबर में ये पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध
पहले हमें क्या लिख लेना है कि यहाँ R1 बराबर 5 ओम, R2 बराबर 10 ओम और R3 बराबर 30 ओम यानी 30 ओम। अब चूंकि यहाँ परिपथ किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। आराम से समझिएगा, एकदम हलवा है बोला जाएगा। यहाँ परिपथ किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, संयोजित है माने जुड़ा है, ठीक है, संयोजित है, लिख लीजिएगा। अब क्या है कि संयोजित है तो हम जानते हैं कि समांतर क्रम का जो व्यंजक होगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये होता है समतुल्य प्रतिरोध का या कुल प्रतिरोध निकालने का एक फॉर्मूला होता है समांतर क्रम में। क्रम में क्या था कि r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3, ये होता है श्रेणी क्रम में। अभी समांतर क्रम में तो 1/r रख दीजिए। अब मान पुट कर दीजिए, r1 कितना है 5 ओम है, यहाँ लिख चुके हैं। अब 1/r2 कितना है 10 है और r3 कितना। अब इसका क्या करना है, भिन्न का जोड़ जिसे कहा जाता है, लौसा कीजिए। लौसा कितना हो गया 30, 5 6 30, 3 10 30, 3 और 30 1 कम 30, तो कितना हो गया 6 3 9 और 10 30, ये हो गया 1/r बराबर 10 30, काट दीजिए 30, तो अतः क्या हो गया r 3 एकम 3, यानी कितना होगा परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो गया आपका 3 ओम। जल्दी जल्दी कर रहे हैं, आराम से लिखिए। तो ये हो गया ये नंबर वाला, ये नंबर में निकल गया। अब बी नंबर में ये कह रहा है कि परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा आपको निकालना है बी नंबर में। तो ये हो गया ये नंबर में। अब बी नंबर में हम लोग क्या निकालेंगे, ये अब ठीक ढंग से लिख लीजिएगा आराम से। बी नंबर में आप कुल धारा पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं V बराबर IR, जानते हैं कि नहीं, ये ओम के फॉर्मूला से। तो हम लोग I बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं कि V/R लिख सकते हैं आराम से। तो I मतलब कुल धारा, और वोल्ट कितना था 12 वोल्ट का बैटरी के साथ जुड़ा गया था, और रेजिस्टेंस कितना मिल गया 3 मिल गया वहाँ। टोटल जो रेजिस्टेंस है कुल प्रतिरोध, अब इसे काट दीजिए तो कितना हो गया 4। अतः कुल धारा जो है तो वो क्या हो गया 4 एम्पियर हो गया। तो ये हो गया कुल धारा। तो फिर आप लिख दीजिएगा परिपथ में प्रवाहित कुल धारा 4 एम्पियर, बस इतना लिखना था, हो गया आपका। इसके बाद फिर पूछा गया है प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा प्रकलित कीजिए। अब प्रत्येक एक रेजिस्टेंस से प्रवाहित धारा को आपको गणना करना है। जब I बराबर VR लिख सकते हैं तो क्या हम लोग नहीं लिख सकते कि पहला जो होगा वो V/R1 होगा, वही ओम के नियम से। तो यहाँ क्या हो गया V बराबर कितना है, टोटल V है 12 वोल्ट का है, और R1 कितना था, R1 5 था, तो कितना हो गया 5 को 12 से क्या कर दीजिए भाग कर दीजिए, तो 5 दूना 10 पॉइंट कितना होगा 2.4 क्या होगा एम्पियर होगा, आराम से निकल जाएगा। हम लोग I2 लिख सकते हैं कि V/R2, V मतलब 12 और R2 का कितना दिया है 10 दिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं आराम से 1/2 एम्पियर। अब I3 के बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि V/R3 तो हो गया 12, R3 कितना दिया था 30 दिया था, तो इसका हो जाएगा 0.4 एम्पियर। इस प्रकार देखिए तो 4 2 6 तो 4 10 और 2 1 3 और के 4, देखिए 4 एम्पियर, और यही था 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर धारा टोटल जो प्रवाहित हो रहा था, तो कितना इसमें देखिए इसको जोड़िए तो ये होगा ये 4 एम्पियर हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रत्येक रेजिस्टेंस से प्रवाहित धारा की गणना हम लोग कर लिए। इस प्रकार एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। अब हम लोग क्वेश्चन 17 में चले जाएंगे। धातु तथा अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर करना है, तो हम लोग जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, इसीलिए हम लोग स्क्रीन रिकॉर्ड से स्टार्ट किए। तो धातु और अधातु जब भी लिखेंगे तो एक और हम लोग लिखेंगे धातु और दूसरे और क्या लिख देंगे अधातु लिख देंगे। इस प्रकार लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे दोनों ओर, ताकि हम लोग प्रकार अंतर को स्पष्ट करने में सुविधा होगी।
तो एक एक बिंदु पर नजर दौड़ाते हैं। एक नंबर में लिखे हैं धातुएं विद्युत धनात्मक होती है, ये धनात्मक होता है विद्युत, और आधातु जो होता है इसका ऑपोजिट याद रखिएगा, ऋणात्मक होता है, विद्युत का ऋणात्मक होता है। तो यही सिंपल सा फंडा है, ये याद रखिएगा। और उदाहरण के लिए आप याद रख सकते हैं कि जैसे सोडियम के ऊपर हम लोग क्या देखते हैं, प्लस देखते हैं, कैल्शियम के ऊपर प्लस देखते हैं, पोटेशियम के ऊपर प्लस देखते हैं। मतलब ये क्या है, धातु है, और ये क्या दर्शाता है, धनात्मक दर्शाता है। और अधातु में आप ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, क्लोरीन के ऊपर माइनस, नाइट्रोजन के ऊपर माइनस जो है ये अधातु है। तो इस प्रकार हम लोग अंतर के साथ उदाहरण भी दे सकते हैं। क्लियर है। अब हम लोग 2 नंबर पर जाते हैं। धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। कौन सा ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, जबकि आधातु जो है वो अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। तो इस प्रकार हम लोग इसमें धातु में रखेंगे क्षारीय ऑक्साइड को और आधातु में अम्लीय ऑक्साइड को। इसमें दे देंगे उदाहरण कि सोडियम ऑक्साइड के साथ जब जल जो है ये मिलता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जबकि आधातु का में क्या देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब जल का रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बोनेट बन जाएगा। इस प्रकार हम लोग एक एक उदाहरण दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग 3 नंबर में इस प्रकार लिखे हैं कि धातुएं क्लोरीन के साथ, कोई भी धातु जो है वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके वैद्युत संयोजक क्लोराइड बनाती है, और आधातु जो होगा वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर सह संयोजक क्लोराइड बनाती है। तो ये याद रखिएगा, इसमें वैद्युत संयोजक क्लोराइड और ये सह संयोजक क्लोराइड याद रखिएगा। और उदाहरण के लिए आप रखिएगा कि इसमें सोडियम के साथ, जैसे एक उदाहरण ले लिया, सोडियम उसके साथ क्लोरीन का रिएक्शन किए तो सोडियम क्लोराइड बन गया। तो इस प्रकार को क्या कहेंगे, वैद्युत संयोजक क्लोराइड कहेंगे। और इधर हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन का रिएक्शन दिखा देंगे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस प्रकार का जो रिएक्शन से बना प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, सह संयोजक क्लोराइड बनाता है। नंबर 4 में है कि कुछ धातुएं हाइड्रोजन से, किससे, हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर अस्थायी हाइड्राइड बनाती है। इसका अपोजिट आधातु ये जो है ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके स्थायी हाइड्राइड बनाता है। बस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ये अस्थायी धातु, और आधातु जो है ये स्थायी हाइड्राइड बनाता है। ये याद रखिएगा, ये सिंपल है। यहाँ देखिए कैल्शियम के साथ हाइड्रोजन को रिएक्शन किया गया है और कैल्शियम हाइड्राइड बना दिया। अब जैसे हाइड्रोजन और सल्फर का रिएक्शन से हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया। तो ये अस्थायी और स्थायी सिर्फ याद रखना है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन का फलस्वरूप। लास्ट पॉइंट लिखे हैं, धातु अपचयक की तरह कार्य करती है, यानी रिडक्टेंट, यानी रिडक्शन करता है ये। और आधातु में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकारक की तरह कार्य करती है। तो इसमें ये हम लोग याद रखेंगे कि धातु अपचयक की तरह कार्य करता है और आधातु ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। तो ये धातु और आधातु में रासायनिक गुणों का आधार पर क्या हो गया, अंतर हम लोग स्पष्ट किए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में चले जाते हैं कि पोषी स्तर से आप क्या समझते हैं, और पोषी स्तर को आपको स्पष्ट करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो पोषी स्तर क्या है, आहार श्रृंखला में, कोई भी आहार श्रृंखला होगा उसमें उत्पादक और उपभोक्ता, उत्पादक मतलब हरा पौधा, और उपभोक्ता मतलब क्या, जो उसको खाने वाला, एक के बाद एक जो स्टेप बाय स्टेप जो चलता है। जैसे हरा पौधा से कीट खाया, कीट को मेढक खाया, मेढक को सांप खाया, फिर बाज खाया। इस प्रकार का जो खाद्य आहार श्रृंखला होगा उसमें उत्पादक और उपभोक्ता का स्थान ग्रहण करने वाले जीव मंडल को एक निश्चित संरचना प्रदान करते हैं, जिसे पोषी स्तर कहते हैं। तो इस प्रकार आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिएगा। क्लियर है। अब उदाहरण दे दीजिएगा इस प्रकार कि हरे पौधा जो है उसको कीट खा लिया, और कीट को खाता है मेढक, और मेढक को फिर सांप, और अंतिम में ये बाज खा लेता है, बाज मर जाता है, फिर हरे मिट्टी में मिल जाता है हरे पौधा से, उससे फिर एनर्जी, तो मतलब एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह में सिर्फ ट्रांसफर होता है। तो इस प्रकार इसको दिखाया गया है। इसका वर्णन हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। ऊपर दिए गए खाद्य श्रृंखला में 5 स्तर है। कितने स्तर है, पौधा, कीट, मेढक, सांप, बाज, 5 स्तर है, जिसमें पादप जो है ये प्रथम पोषी स्तर है। ये क्या है, प्रथम पोषी स्तर है, जिसे क्या कहा था, संयोगपोषी कहते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए संयोगपोषी है। ये उत्पादक भी कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर भी कहलाता है। किसे, हरे पौधे को कहलाता है। द्वितीय पोषी स्तर में कीट है। क्या है, कीट है जो पादप को खाता है। तृतीय पोषी स्तर में मेढक है जो कीट खाता है, मतलब एक के बाद एक खाते जाता है। और चतुर्थ जो है पोषी स्तर, इसमें क्या है, सांप है, और वो सांप जो है ये मेढक को खाता है। और अंतिम जो है 5वां और अंतिम पोषी स्तर में क्या है, बाज है, जो क्या करता है, सांप को खा जाता है। इस प्रकार हम लोग एक के बाद एक जो स्टेप बाय स्टेप
जीवों का एक आहार श्रृंखला को दिखाए हैं, जिसमें स्पष्ट किए हैं कि इस प्रकार ये पोषी स्तर होता है जो एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर करता है। इस प्रकार के जो स्टेप बाय स्टेप जो लेवल होता है इसे हम क्या कहेंगे, पोषी स्तर कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो इस प्रकार आप आंसर आराम से लिख लीजिएगा। अब आते हैं इस सेट का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 में। ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं, और मेंडल का प्रभावी लक्षण के बारे में आपको थोड़ा सा चर्चा करना है। तो क्या है, पहले हम लोग लिखेंगे कि प्रभावी लक्षण क्या है। प्रभावी लक्षण क्या है? माता पिता के वे वंशानुगत लक्षण, ऐसा लक्षण जो संतानों में दिखाई देते हैं, उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। यानी ऐसा गुण जो जैसे मेरे पिता माता से मुझे जो गुण दिखाई देता है, इस प्रकार के लक्षण को हम लोग क्या कहेंगे, प्रभावी लक्षण कहेंगे। माता पिता के वही वंशानुगत लक्षण जो संतानों में दिखाई देते हैं, उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। क्लियर है? इस प्रकार डेफिनेशन याद हो गया। अब हमें मेंडल के प्रयोग के द्वारा हमें प्रभावी लक्षण को स्पष्ट करना है। तो इस प्रकार हम लोग लिखेंगे कि जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधे और बोने पौधे का संकरण कराया, यानी बड़ा टी लिया गया और उससे 2 छोटा टी, यानी ये लंबा पौधा और ये छोटा पौधा के साथ क्या कराया गया, संकरण कराया गया। तो उसे प्रथम संतति पीढ़ी यानी F1 में सभी पौधे क्या प्राप्त हुए, लंबे प्राप्त हुए थे। इसका अर्थ है था कि 2 लक्षणों में से केवल एक पैतृक लक्षण ही दिखाई दिया, मतलब यह प्रभावी लक्षण ही दिखाई दिया, दोनों का मिश्रित प्रमाण नहीं दिखाई दिया, मतलब सिर्फ लंबा वाला ही लक्षण दिखाई दिया। लेकिन अब दूसरी पीढ़ी में F2 में सभी पौधे लंबे नहीं थे। इस प्रकार मेंडल ने लंबे पौधे के लक्षण को प्रभावी और बोने पौधे के लक्षण को अप्रभावी कहा। थोड़ा सा इसको समझते हैं इस फिगर के द्वारा। इस प्रकार हम लोग एक फिगर दे सकते हैं कि ये 2 लिया गया है लंबे पौधे और इसके साथ संकरण कराया गया है, मिलाया गया है बोने पौधे को। तो जब क्रॉस कराया गया तो फर्स्ट पीढ़ी जो है इसमें देखा गया कि सभी जो है ये लंबे क्या पौधे प्राप्त हुआ। सभी में देखिए टी बड़ा है और छोटा टी है, मतलब छोटा टी को बड़ा वाला टी जो है वो दबा दिया, तो प्रभावी लक्षण हो गया, सभी पौधे क्या हो गया, लंबे प्राप्त हो गया। लेकिन जब F2 पीढ़ी आया और वो पहले वाला जो मिला उसको अगर फिर क्रॉस किया गया फर्स्ट पीढ़ी वाला तो देखा गया कि कुछ पौधे जो है लंबे और कुछ पौधे जो है बोना में प्राप्त हो गया। मतलब इसमें क्या हो गया कि लंबे पौधे है इसे हम प्रभावी लक्षण कह रहे हैं और जो बोना पौधा निकला है अप्रभावी लक्षण प्रकाशित किया। इस प्रकार हम लोग इसको स्पष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हम लोग सेट 1 को कंप्लीट किए। इसके पहले वाले वीडियो में 1 से लेकर 14 तक हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए थे। अब हम इस वीडियो में 15 से 19 तक यानी सेक्शन सी का जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको सॉल्व किए। उम्मीद है कि इस प्रकार का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और लगातार इस प्रकार का सेट का सॉल्यूशन पाने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जल्द से जल्द इस प्रकार का वीडियो आपके पास उपलब्ध हो। और इस प्रकार का मेहनत जो हम करते हैं इसके लिए अच्छा लगे वीडियो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं अगले सेट लेकर बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।